बात करती है कि पति पत्नी आपस में आपसी सहमति से मिलकर तलाक कैसे ले सकते हैं। उसमें क्या है, कंबाइंड पिटीशन लगती है, एक साथ याचिका लगाई जाती है। लेकिन ये जो याचिका लगा रहे हैं हम, ये लगा रहे हैं धारा 13 में, वह थी धारा 13B में। धारा 13 बात करती है कि आपको कोई एक आधार मिल जाए तलाक लेने का, जो आधार हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वह क्या आधार है जब पति या पत्नी एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं, भले ही दूसरा देने को तैयार ना हो। तो उस लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन को समझा था अच्छे से, वे आधार क्या थे उन्हें समझा था। और रही बात याचिका दायर करने की, तो धारा 19 हिंदू विवाह अधिनियम में बताया गया है कि आप हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित केस कहाँ दायर करेंगे, भले ही वह धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का हो, भले ही धारा 13 का हो, या भले ही धारा 13B का हो। हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित केस कहाँ दायर किए जाएंगे, हमेशा जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में। जो फैमिली कोर्ट या परिवार न्यायालय बनाए गए हैं अलग से बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में, तो उन फैमिली कोर्ट्स में भी क्या है, पीठासीन अधिकारी कौन होता है, जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होता है। तो धारा 19 आप पढ़ सकते हैं। अब तलाक किसे चाहिए भाई, सुमित को चाहिए, याचिकाकर्ता यह हो गया। किससे चाहिए, अपनी पत्नी से चाहिए, पत्नी का नाम है सुरभि। सुरभि हो गई प्रत्यर्थी। याचिका अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम वास्ते विवाह विच्छेद बाबत, अर्थात तलाक दिए जाने बाबत। तो याचक की ओर से निम्न निवेदन है। देखिए, यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं या जूनियर एडवोकेट हैं तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा कि तलाक की याचिका कैसे स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है। पहले पैरा में आपको यह बताना है कि शादी कब और कैसे और कहाँ से हुई थी। तो याचक और प्रत्यर्थी का विवाह हिंदू रीति रिवाज से बिना किसी दान दहेज के 7 भावर पढ़कर दिनांक 18/5/2018 को भोपाल में संपन्न हुआ था। उक्त विवाह का पंजीयन नहीं कराया गया था। तो ये आ गया क्षेत्राधिकार। ये हमने शादी के बारे में बता दिया कि इस तारीख को शादी हुई थी। अब याचिका हमने कहाँ लगाई थी स्टार्टिंग में, भोपाल के प्रथम जिला न्यायाधीश की कोर्ट में। शादी कहाँ हो रही है, भोपाल में हुई थी। तो धारा 19 हिंदू विवाह अधिनियम में क्या है, क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है कि पति और पत्नी कहाँ कहाँ तलाक के केस लगा सकते हैं। पति जहाँ रह रहा है वहाँ पे लगा सकते हैं, पत्नी जहाँ रह रही है वहाँ पे भी लगा सकते हैं। जहाँ आपकी शादी हुई थी आप उस शहर में लगा सकते हैं, या आप आखिरी बार साथ साथ कहाँ रहे थे पति पत्नी, वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो धारा 19 पढ़िएगा। अब पहले पैरा में हमने क्या है बता दिया है। दूसरा पैरा है कि भाई आप कौन सी विधि से शासित हैं, आपको ये बताना पड़ेगा। भले ही आप याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत लिख रहे हैं, लेकिन अंदर भी आपको बताना है कि भाई आप कौन से धर्म के हैं, नहीं तो केस इसी बात पर खारिज कर दिया जाएगा आपका। यह कि उभय पक्ष उक्त विवाह के समय हिंदू थे और वर्तमान में भी हिंदू हैं, और उभय पक्ष हिंदू विधि से शासित हैं। आप चाहें तो यहाँ पर यह भी बता सकते हैं कि आप हिंदू हैं तो आप मिताक्षरा कानून की किस शाखा से शासित होते हैं। स्पेशली जब आप सिविल सूट दायर करते हैं, कोई जमीनी विवाद हो जहाँ पीढ़ियाँ सिद्ध करनी हो आपको, तो वहाँ पर आप क्या है मिताक्षरा कानून की शाखाएं बताएंगे। जो हिंदू होते हैं इनमें मुख्यतः क्या है 4 शाखाएं चलती हैं, कहने को 5 शाखाएं हैं। तो हिंदू क्या है इन 5 शाखाओं से शासित होते हैं। पहली शाखा हो गई बनारस की, दूसरी हो गई मिथिला की, तीसरी हो गई महाराष्ट्र, चौथी हो गई द्रविड़, और 5वीं हो गई अयागा। तो पूरे भारत में जितने भी हिंदू हैं वे क्या है मिताक्षरा की इन शाखाओं से शासित होते हैं। जैसे मध्य भारत के, मध्य प्रदेश के हो गए या उत्तर प्रदेश के हो गए, तो यहाँ के जो हिंदू हैं इन 2 राज्यों के, ये कहाँ से शासित होते हैं, ये होते हैं बनारस शाखा से। मिताक्षरा की बनारस शाखा से शासित होते हैं। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। थर्ड में आप बताएंगे कि भाई कब से अलग अलग रह रहे हो, शादी बता दी ऊपर, हिंदू हैं ये भी बता दिया। चलो भाई विवाद बताओ अब कब चालू हुआ। तो उक्त विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात उभय पक्ष भोपाल में पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहे एवं सहवास किया। सहवास अर्थात सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स। दिनांक 22 से 24 से प्रत्यर्थी अर्थात जो लड़की है पत्नी है, उसने क्या है याचक अर्थात सुमित का परित्याग कर दिया है, और इस कारण से प्रत्यर्थी अर्थात पत्नी अपने मायके रेलवे कॉलोनी जबलपुर में याचक से अलग अपने पिता के यहाँ रह रही है एवं पृथक निवास करती चली आ रही है। ध्यान रखिएगा डेट को, कितनी है 2024, और ये चल रहा है जुलाई 2025। 1 साल हो गया है। जो लास्ट वीडियो हमने सेक्शन पढ़े थे उनमें क्या है हर सेक्शन में 1 वर्ष की लिमिट दी गई थी, तो हमको वो भी कवर करनी है। तो डेट का स्पेसिफिकली मेंशन कीजिएगा बिल्कुल ध्यान से।
कि भाई कब से अलग रह रही है, तो भैया 1 साल हमने शो कर दिया है कि 1 साल से अलग रह रही है, और किसी प्रकार के कोई संबंध भी नहीं रहे हैं, ना मेल जोल रहा है, ना शारीरिक संबंध, ना बातूनी संबंध, ना मानसिक संबंध, कोई संबंध नहीं रहे हैं। अगले पैराग्राफ में आपको बताना है कि भाई कोई संतान है तो उसके बारे में भी बताओ कि हाँ भाई इनके दाम्पत्य से एक संतान कृष्णा, जिसकी उम्र 6 वर्ष से लगभग, उसका जन्म हुआ था। यदि किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है फिर भी आपको लिखना पड़ेगा कि उभय पक्ष अर्थात दोनों पक्ष, पति और पत्नी, इनके दाम्पत्य से अर्थात इनके मिलन से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, भले ही ना हुआ हो, लेकिन यदि हुआ है तो हम ये बताएंगे कि हाँ भाई 6 साल का एक बच्चा है। अब यहां से हमारी पूरी कहानी चालू होती है, जो मेन स्टोरी है। ऊपर हमने सिर्फ क्या है अलग अलग रहने की बात बताई थी, कब से अलग रह रहे हैं, लेकिन कारण क्या था अलग रहने का, विवाद कैसे चालू हुए, तो ये स्टोरी होती है 5th पैराग्राफ से चालू। यह कि प्रत्यर्थी अर्थात पत्नी ने अपने आप को याचक अर्थात याचिकाकर्ता सुमित के सहचर्य से किसी युक्ति युक्त प्रति हेतु अर्थात बिना किसी कारण के प्रत्याहृत अर्थात अलग कर लिया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। याचक सामान्य कद काठी का अर्थात सुमित जो है याचिकाकर्ता, जिसने तलाक की याचिका लगाई है, हमने उसकी ओर से लगाई है तो हम उसकी बात रखने वाले हैं यहाँ। तो सुमित जो है सामान्य कद काठी का एवं सामान्य सकल सूरत का और गरीब आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति है। इसीलिए प्रत्यर्थी अर्थात पत्नी याचक सुमित को विवाह के बाद से ही पसंद ना करते हुए याचक को इस संबंध में आए दिन काला, गरीब, भिखारी, नपुंसक आदि कहकर मानसिक क्रूरता करती थी। ड्राफ्टिंग बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिएगा। जो सेक्शन में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, सेक्शन की लैंग्वेज आपकी ड्राफ्टिंग में आनी चाहिए। यदि सेक्शन की लैंग्वेज को आप ड्राफ्टिंग में नहीं रख पा रहे हो तो आपका केस जीतना संभव नहीं है। तो जो कानून बोलता है वही हमको कोर्ट को दिखाना है, क्योंकि कोर्ट खुद कानून के हिसाब से चलती है। उस कुर्सी पर जो बैठा है ना न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, वह शक्ल देख के पहचान जाता है कि भाई इसने अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो कानून है, जो गाइडलाइंस हैं, मजिस्ट्रेट या जज को उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। उसे पता है कि यह निर्दोष है, लेकिन एडवोकेट की गलती पक्षकार के ऊपर हावी हो जाती है और वहां पर सजा हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें। जैसा कि आपको पता है, यदि हम आईपीसी की बात ही करें तो 294 में क्या है, गाली गलौज देना। आपको इतना ही पता होगा, ये मैं गारंटी देता हूं कि आपने सेक्शन 294 कभी नहीं पढ़ा होगा। आपको यह भी पता है कि धारा 323 में मारपीट के बारे में बताया गया है, थप्पड़ मार दो तो 323 लगती है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपने कभी 323 को उठा के पढ़ा नहीं होगा। इसलिए सेक्शन का पोस्टमार्टम कीजिए, अच्छे से पढ़िए और उसे अपनी ड्राफ्टिंग में लेके आइए। यही कला होती है केस जीतने की। मैंने पुराने वीडियो में भी कई बार बोला है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, खासकर सिविल मामलों में। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो मामले होते हैं ये भी क्या है, सिविल प्रकृति के होते हैं। जैसे सिविल केस में निर्णय और डिक्री पारित की जाती है, वैसे ही इसमें भी निर्णय और डिक्री पारित की जाती है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस बात को आपने लिखा नहीं अपने पेटिशन में या सिविल सूट में अर्थात याचिका में या वाद पत्र में, जिस बात को आपने लिखा नहीं अर्थात जिस बात के अभिवचन नहीं किए, कोर्ट उसके बारे में कभी विचार नहीं करती। भले ही आप 1000 बार कोर्ट के सामने मौखिक रूप से बोल दो, कोर्ट को हर चीज लिखित चाहिए। यदि आपने नहीं लिखा तो आपका हारना वहां पर तय है। तो इसीलिए हम क्रूरता वाली बात लेके आ रहे हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में जब सेक्शन को समझा था तो उसमें हमने एक वर्ड देखा था, क्रूरता। क्रूरता मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। तो उस वर्ड को उठा के सेक्शन से हम यहां पर लेके आ गए अपनी ड्राफ्टिंग में कि भाई हमारे साथ क्रूरता हो रही है। हमने सेक्शन 13 का एक पॉइंट यहां पर कवर कर दिया है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर तो हमको तलाक मिलना है। यदि हम वो आधार ही लेकर नहीं आएंगे तो कोर्ट हमको तलाक देगी नहीं। तो क्रूरता एक वर्ड देखा था हमने सेक्शन के अंतर्गत। तो यहां पर क्या है, मानसिक क्रूरता हो रही है हमारे साथ। भिखारी, नपुंसक, गरीब, करिया, ऐसी बातें करी जा रही हैं हमसे। इसके अलावा प्रत्यर्थी याचक को अपने माता पिता से अलग रहने और माता पिता को छोड़ देने के लिए तथा घर जमाई बनकर जबलपुर में रहने के लिए भी प्रेरित करती रहती थी। माँ बाप को छोड़ने का कह रही है, ये भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। ब्लैकमेल करना कि छोड़ नहीं तो ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। चूंकि याचक अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र है,
इसलिए याचक ने प्रत्यर्थी को स्पष्ट मना कर दिया तो प्रत्यर्थी अत्यधिक नाराज रहने लगी। साथ ही अपने पत्नी धर्म और पुत्र वधू के धर्म से भी व्रत रहने लगी। मतलब जो पति के प्रति अपना कर्तव्य होता है वह भी नहीं निभा रही है। शाम को बेचारा थक हार के आ रहा है, अरे मोहतरमा थोड़ा सा पानी और एक कप चाय दे दो, चिल्ला रही है, भग रहे नपुंसक, खुद बना के पी ले। सास ससुर को ताने दे रही है, बुढ़ा बुढ़िया दिन भर जान खाते रहते हैं मेरी, ऊट पटांग बोल रही है। जो कर्तव्य है अपने वो नहीं कर रही है। याचक ने प्रत्यर्थी को इस संबंध में कई बार समझाने की कोशिश की तो प्रत्यर्थी आए दिन याचक एवं उसके वृद्ध माँ बाप से झगड़ा फसाद करने लगी। यह भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। प्रत्यर्थी ने खाना बनाना आदि घरेलू कार्य करना भी बंद कर दिया और सभी के साथ गाली गलौच और दुर्व्यवहार करने लगी। साथ ही याचक को सहवास करने से भी वंचित करने लगी। ये भी हमने एक आधार देखा था कि यदि पति या पत्नी के बीच सहवास ना हुआ हो अर्थात सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हुआ हो तो यह भी क्या है, तलाक का एक आधार है। तो हमने यहाँ पर एक आधार और रख दिया। एडवोकेट ड्राफ्टिंग में गलती क्या करते हैं, जो डिफेंस लेते हैं वे क्या कोई एक डिफेंस ले लेते हैं। यदि आप किसी छोटे शहर के एडवोकेट से मिलेंगे जो कि क्या है लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, तो उसके अंदर खास बात क्या होती है कि धारा में जितनी भी बातें हैं जो अपने फेवर की हैं वो सब की सब भर देगा ड्राफ्टिंग के अंदर, एक चीज नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा डिफेंस क्रिएट करेगा। लेकिन ये डिफेंस सिर्फ आप सिविल केस में ले सकते हैं, यह बात भी ध्यान रखिएगा। कान खोलकर सुन लीजिए, आंखें बंद करके सुनिए। मैं तो ये कहता हूं कि यदि क्रिमिनल केस में आपने जहां 2 डिफेंस ले लिए वहां पर सजा होना तय है, ये मेरी गारंटी है आपको। मान लीजिए आपने किसी की हत्या की, सिर पर उसके डंडा मारा, तो आप डिफेंस क्या लेंगे कि भाई ये गिरकर मरा था, हमने नहीं मारा इसको। सर में फ्रैक्चर है, सर की हड्डी टूटी है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। डॉक्टर बोलेगा कि हाँ भाई ये पेड़ के ऊपर से गिरने से, टेरेस के ऊपर गिरने से भी ये चोट आ सकती है। आपको डॉक्टर के मुंह से, जब डॉक्टर गवाही देने आएगा तो उसके मुंह से आपको इतना बुलवाना है। लेकिन यदि आपने गवाही में 2 डिफेंस भर दिए, जैसे कि आपने बोला कि भाई ये पेड़ से गिरा था, और फिर आप दूसरे गवाह से ये पूछ लो कि नहीं भाई ये तो मोटरसाइकिल से, बाइक से गिरा था, 2 डिफेंस हो गए। भैया आपका मरना तय है। वहां पर एक डिफेंस लेके चलो, हर गवाह को एक डिफेंस पर ही तोड़ो। वो मना करे फिर भी अपनी बात घुसेड़नी हमको गवाही में कि नहीं भाई वो तो पेड़ से गिर के ही मरा था। तो सिविल में आप डिफेंस तो ले सकते हैं 1 या 2, क्रिमिनल में आप सिर्फ एक ही डिफेंस ले सकते हैं। लेकिन चूंकि हमको यहाँ पर तलाक चाहिए तो हमने सेक्शन 13 जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हम उसकी हर बात यहाँ पर अंदर रखेंगे हमारे फेवर की, क्योंकि भाई हमारे बीच कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं हो रहा है, इससे वंचित है हम, ये भी तलाक का आधार है। ये हमको क्रूरता करती है हमारे साथ पत्नी, ये भी एक आधार है। तो 2 आधार हो गए यहाँ पर। तो क्या इस प्रकार सहवास करने से वंचित कर रखा है, दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा आदि के झूठे केसों में फंसाने की धमकी भी देने लगी है तथा याचक को नपुंसक भी कहने लगी है। याचक एवं उसके माँ बाप ने प्रत्यर्थी को जब जब समझाने की कोशिश की तो वह तलाक लेने की धमकियां देने लगी। तो भाई इतने टॉर्चर हो चुके हैं हम इससे। ये कहानी आप सिर्फ एक पैराग्राफ में खत्म कर देंगे 5th नंबर वाले में। हमने 2 आधार लिए यहाँ पर, एक तो क्रूरता हो रही है हमारे साथ, दूसरा सहवास वाला एक लिया है हमने, और बाकी आपकी जो स्टोरी है आप वैसे बना के लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा सेक्शन में जो आधार दिए हैं आप उनको उठाकर वहां से अपनी ड्राफ्टिंग में लेके आए, नहीं तो तलाक की याचिका खारिज हो जाएगी। अब 6th पैरा में आपको यह बताना है कि भाई आपने शादी को बचाने की कोई कोशिश की थी। आपको कोर्ट को इससे भी संतुष्ट करना है, क्योंकि कोर्ट हमेशा यह ट्राई करती है, मीडिएशन करवाती है, मध्यस्थता कार्रवाई, सुलह कार्रवाई भी कहा जाता है, कूलिंग पीरियड रखती है। तो कोर्ट क्या बड़े प्रयास करती है कि भाई तलाक ना हो। तो यह बात आप कोर्ट को पहले ही बता दो कि भैया जज साहब आप परेशान मत हो, हम कर चुके सब प्रयास, तभी आपकी कोर्ट में आए, नहीं तो हम नहीं आते। तो पहले ही कोर्ट को बता दो। तो 6th पैराग्राफ में हम वही बताने वाले हैं। यह कि दिनांक 22 से 24 को प्रत्यर्थी अपने मायके में अपनी बहन नेहा के विवाह में गई थी, शामिल होने गई थी। इसके बाद से प्रयास करने के बाद भी प्रत्यर्थी आज तक ससुराल लौटकर नहीं आई है। 1 साल हो गया है। अपनी बहन की शादी में जो गई फिर लौट के आई नहीं। तब तंग आकर याचक और उसके पिता ने अपनी सोनी समाज की पंचायत, जो स्वर्णकार होते हैं, सोने चांदी के आभूषण बेचते हैं, तो वे क्या है स्वर्णकार होते हैं। तो हर समाज की क्या है पंचायत होती है, एक संगठन होता है जो क्या है समाज के लिए कार्य करता है। किरार समाज में, पटेलों में मिल जाएगा आपको, ब्राह्मणों में मिल जाएगा, राजपूतों में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो हर समाज की क्या है एक संगठन होता है, एक पंचायत होती है।
तो वैसे ही क्या है, याचक जो सुमित है और उसके पिता ने क्या है भाई, पंचायत बुलवाई। चलो भाई समाज की पंचायत बुलवाते हैं, बहुत हो गया। पंचायत का नाम था सर्व स्वर्णकार महासंगठन के भोपाल के कार्यालय में माह जुलाई 2025 में मौखिक शिकायत की, जिस पर से दिनांक 22/7/2025 को पंचायत द्वारा उभय पक्ष को अर्थात पति पत्नी को अपने अपने पिता सहित भोपाल में तलब किया गया और सुलह समझाइश की कोशिश पंचायत के पंचों विष्णु नारायण जी, सुभाष जी, विजय जी, राधे कृष्ण जी, हरिओम जी, ये सब क्या है, पंच हैं महापंचायत के। तो इन लोगों ने क्या है, सुलह समझाइश की कार्रवाई की, दोनों को समझाया कि भाई अच्छे से रहो, मत लड़ो झगड़ो, जिंदगी पड़ी है पूरी, एक दूसरे को समझो। इसके बाद भी क्या हुआ आगे कि पंचायत के समक्ष प्रत्यर्थी अर्थात सुरभि जो पत्नी है, सुरभि ने अपने पिता श्रीधर सोनी सहित उपस्थित होकर यह बताया कि वह याचक अर्थात सुमित के साथ आगे दाम्पत्य जीवन चलाने को इच्छुक नहीं है। वह याचक को तलाक देना चाहती है, साथ ही अपने स्वयं के लिए कुल भरण पोषण 3 लाख रुपए भी याचक से चाहती है कि भाई तू मुझे तलाक दे दे और 3 लाख रुपए दे दे, एक मुश्त भरण पोषण, फिर मैं तेरे से कभी जीवन में कोई मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस के तहत से कोई मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी, एक बार में दे दे पैसे और खत्म कर कहानी। और अगला क्या होता है, पुत्र कृष्णा को 5 वर्ष की उम्र तक अपने साथ रखेगी। देखिए जब भी बच्चे की बात आती है, भले ही लड़का हो या लड़की, पहले तो लड़के की सुन लीजिए आप। एक बच्चा हुआ आपके यहाँ, 5 वर्ष तक आप उसकी कस्टडी नहीं ले सकते, वह रहेगा अपनी माँ के पास। 5 वर्ष के बाद आप कस्टडी मांग सकते हैं, आपको आधार देने पड़ेंगे कि यह बीमार रहता है बच्चा, माँ उसकी परवरिश अच्छे से नहीं कर रही है, उसका इलाज नहीं करवा रही है, यदि ऐसा चलता रहा तो बेचारा मर जाएगा एक दिन। इसलिए बच्चे की कस्टडी क्या है, पिता को दी जाए। नहीं तो जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, पिता को कस्टडी नहीं मिलती। और लड़की के मामले में पिता को कस्टडी कभी नहीं मिलती। 18 वर्ष के बाद विचार कर सकती है कोर्ट कि लड़की जब 18 साल की हो जाए, लेकिन जब तक लड़की 18 वर्ष की नहीं होगी, पिता को उसकी कस्टडी नहीं मिल सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि माता जीवित नहीं है, मृत हो गई है, तो स्वाभाविक सी बात है पिता को कस्टडी मिल जाएगी। तो बच्चे को क्या है, पत्नी 5 वर्ष की उम्र तक अपने पास रखेगी, उसके बाद कृष्णा को याचक को दे देगी, अर्थात सुमित को बच्चा मिल जाएगा जब वो 5 साल का होगा। इन शर्तों पर याचक भी तलाक के लिए तैयार हो गया और उसने 3 लाख रुपए नगद की व्यवस्था करने तथा विवाह विच्छेद विलेख, जो कि स्टाम्प पर लिखाता है, आप एक एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हम अलग अलग हो रहे हैं, इतने पैसे हमने दे दिए हैं, अब बाद में ये कोई दावा नहीं करेगी, कोई मेंटेनेंस नहीं मांगेगी। तो ये क्या है, एक स्टाम्प पर एग्रीमेंट एक हो जाता है। तो ऐसा क्या है, एग्रीमेंट तैयार कराने के लिए क्या है, एक टाइम मांग लिया, 26/7/25 तक एग्रीमेंट तैयार हो जाएगा। पंचायत द्वारा इस संबंध में की गई सुलह कार्रवाई का प्रमाण भी पंचों के हस्ताक्षर से प्रमाणित कराकर याचक को दिया गया। मतलब आपने जो पंचायत बुलवाई थी उसमें सुलह समझाइश दी गई, तो इसको क्या है, लेटर पैड पर तैयार करवा कर सभी पंचों के साइन करवा लीजिएगा आप। ये बहुत काम पड़ने वाला है कोर्ट में आपके। पंचायत के पंच क्या है, उस पर लिख कर देंगे कि भाई हमने सुलह समझाइश की, लेकिन लड़की जो है उसने तलाक देने की बात कही, वो लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। तो ऐसी बात क्या है, उस लेटर पैड पर आ जाए और सभी पंचों के साइन और पंचायत की सील, जो भी आपकी समाज की है, सील भी आनी चाहिए। इसके बाद उक्त पंचायत के समक्ष तय हुई बात के अनुसार याचक और प्रत्यर्थी ने 26/7/2025 को भोपाल में नोटरी के समक्ष उपस्थित होकर 1000 रुपए के स्टाम्प पर विवाह विच्छेदनामा तैयार कराकर निष्पादित करते हुए उसे नोटरीकृत भी कराया। मतलब जो विवाह विच्छेद तैयार होता है, जो एग्रीमेंट होता है शादी तोड़ने का, वह कितने के स्टाम्प पर लिखाता है, 1000 रुपए के स्टाम्प पर लिखा। कई लोग क्या 50-500 के स्टाम्प पर लिखवा लेते हैं, तो भैया वो बड़ा महंगा पड़ जाएगा तुमको। ये बात ध्यान रखना, जो काम जितने के स्टाम्प पर होना चाहिए उतने के स्टाम्प पर ही करवाओ, नहीं तो वो स्टाम्प कुछ काम का नहीं रहेगा फिर, क्योंकि आपने पर्याप्त शुल्क नहीं दिया, आपने सरकार का रेवेन्यू का पैसा खाया। जिस काम के लिए आपने स्टाम्प लिया था, आपने उस पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क नहीं दिया। तो लोग क्या करते हैं, कितने के भी स्टाम्प पे कुछ भी काम करवा रहे हैं, गंद फैला के रखी है बिल्कुल। तो जो एग्रीमेंट कर रहे हैं अपन विवाह विच्छेद का, 1000 रुपए के स्टाम्प पर ही करेंगे। नहीं तो जब आप उसको कोर्ट में पेश करेंगे तो कोर्ट भी कहेगी कि भैया आपने पर्याप्त स्टाम्प शुल्क तो दिया नहीं है, अब इसे इम्पाउंड करवाओ। एक काम करो, जाओ फिर से, उसके लिए भी आवेदन देना पड़ेगा आपको कोर्ट में। आवेदन बनाओ पहले कि भाई इसको इम्पाउंड करवाना है हमको, फिर से जा रहा है रजिस्ट्रार कार्यालय, पर्याप्त ड्यूटी दे के आ रहा है, और फिर उस पर क्या है, आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।
तो सही रुपए के स्टाम्प पे सही काम नहीं करवाएंगे तो ऐसे ही परेशान होंगे। तो ये स्टाम्प पे बातें लिखा ली, 3 लाख रुपए भी दे दिए अपन ने, एक मुश्त भरण पोषण, अब जीवन भर मेंटेनेंस नहीं मांगेगी ये, अपनी रास्ता अपन अपनी रास्ता। यह कि उक्तानुसार प्रत्यर्थी अर्थात पत्नी के भविष्य में सुधर पाने एवं याचक के साथ दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन कर पाने की कोई उम्मीद नहीं है। पत्नी को अपने पत्नी के व पुत्र वधू के कर्तव्यों का निर्वहन करने में भी कोई रुचि नहीं रही है। दिनांक 26 या 24 से आज तक उभय पक्ष के मध्य कभी दाम्पत्य संबंध स्थापित नहीं हुए हैं, मतलब कि अलग अलग रह रहे हैं, न कोई मानसिक न कोई शारीरिक संबंध बचे हैं। प्रत्यर्थी ने उक्त विवाह विच्छेद के आधार पर प्रत्यर्थी के दूसरे विवाह हेतु विवाह का विज्ञापन समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में करते हुए समाज में एवं रिश्तेदारों में भी विज्ञापन जारी कर दिया है। मतलब लड़की जो है पत्नी, उसने क्या है, जो विवाह विच्छेद का एग्रीमेंट हुआ था स्टाम्प पर लिखाया था, तो वह समझ रही है कि मेरा तलाक हो गया है, एग्रीमेंट लगवा लिया तो तलाक हो गया, वह समझ रही है। और उसने क्या हरकत चालू कर दी कि अपनी समाज की व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी ऐड दे रही है कि भाई मैं डाइवोर्सी हूँ, मुझे फिर से शादी करनी है कोई पुरुष जो मुझसे शादी करेगा, ऐसे वो ऐड क्या है अपने दे रही है। तो भाई इतना सब कुछ हो गया है, इसीलिए अब भविष्य में पुनः दाम्पत्य संबंध स्थापित हो पाने की लेश मात्र संभावना नहीं रही है। लेश मात्र मतलब तनिक सी भी, थोड़ी सी भी संभावना नहीं रही है। तब ऐसी स्थिति में न्याय हित में यह आवश्यक हो गया है कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी का उक्त विवाह विच्छेदित घोषित कर दिया जावे। और 8 से हमारे कॉमन पॉइंट चालू होते हैं जो आपको हर याचिका में लिखने पड़ते हैं। यह कि यह याचिका प्रत्यर्थी के साथ कोई दुसंधि कर उपस्थापित नहीं की गई है, मतलब ना कोई प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, ना ये कोई दूसरे देश से आई है तो मुझसे शादी करके यहाँ की सिटीजन बन गई, तो ऐसा कहा है हमने कोई षड्यंत्र नहीं किया है, ये बात आपको बतानी। याचिका बगैर किसी विलंब के वैधानिक समय सीमा में प्रस्तुत है, मतलब टाइम लिमिट जो है आपने उसमें ये पेटिशन क्या है दायर की है कोर्ट में। वैसे हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। भाई आप आज साथ रह रहे हो, कल लड़ जाओ, केस कर दो, फिर साथ रहने लगो, फिर 4-5 साल बाद फिर आ जाओ, तो ये क्या है मियाँ बीवी में यही चलता रहता है। इसलिए कोई टाइम लिमिट इसमें निर्धारित नहीं है। लेकिन जिंदगी बर्बाद ना करनी हो तो एक्शन का रिएक्शन थोड़ा तुरंत दे दिए करें। 10th है यह कि उभय पक्ष के मध्य पहले ऐसी कोई कार्रवाई या याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है। मतलब भाई ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी दूसरे शहर में किसी दूसरी कोर्ट में सेम यही कार्रवाई अर्थात धारा 13 के अधीन केस चल रहा हो आपका, मान लीजिए पत्नी ने वहां पे लगा दिया, आपने यहां पे लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना। अब मान लीजिए आपको पता नहीं था, आपने भी लगा दिया और उसने भी लगा दिया, पत्नी को भी नहीं पता था कि आप लगा रहे तलाक का केस, आपको भी नहीं पता था कि पत्नी ने लगा दिया तलाक का केस, तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा। अब क्योंकि दोनों ने केस फाइल कर दिया है, कोर्ट से नोटिस निकल चुके हैं दोनों को बुलाने के लिए, पत्नी के यहां से कोर्ट ने नोटिस निकाल दिया आपको और आपके यहां से नोटिस निकल गया पत्नी के पास, लेकिन केस यहां पर दायर हो चुका है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो यदि ऐसा होता है तो आपको फिर आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत इसको अमेंड करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा कि बाद में हमको नोटिस मिला तब जाके हमें जानकारी हुई कि भाई पत्नी ने भी याचिका प्रस्तुत कर दी है। फिर हो सकता है कि कोर्ट दोनों केसों को क्या मर्ज कर दे एक ही जगह पर, तो इसलिए यह आपको बताना पड़ेगा। यह कि उक्तानुसार याचक प्रत्यर्थी से विवाह विच्छेद की डिग्री अर्थात तलाक की डिग्री प्राप्त कर पाने का वैधानिक अधिकारी बन गया है और इस याचिका में वांछित अनुदोष अनुदत्त न करने का कोई अन्य वैधानिक आधार नहीं है। मतलब भाई कुछ बचा ही नहीं है, लड़की अपनी ऐड दे रही है शादी की, एग्रीमेंट भी लिखा गया है तलाक का, तो भैया आप कोई कारण नहीं है ऐसा कि कोर्ट हमको तलाक ना दे। अब आता है ज्यूरिसडिक्शन अर्थात क्षेत्राधिकार, जैसा कि धारा 19 हिंदू विवाह अधिनियम में बताया गया है। तो शादी क्या है भोपाल में हुई थी, उभय पक्ष भोपाल में ही रहे साथ साथ। लास्ट टाइम हमने 2 चीजें कवर कर दी हैं सेक्शन 19 की, कि शादी कहाँ हुई थी, लास्ट टाइम कहाँ कहाँ रहे, इसलिए कोर्ट कहाँ की लगेगी, इसी माननीय न्यायालय को क्या है वैधानिक क्षेत्राधिकारिता है इस केस की सुनवाई करने की, अर्थात अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भोपाल को। अब आती है कोर्ट फीस। तो कोर्ट फीस आपको क्या है स्टाम्प आते हैं 10 रुपए के, जिन्हें टिकट कहा जाता है। तो एक पेज पर आपको 10-10 वाली 8 टिकट लगानी है, 5-5 वाली भी लगा सकते हैं आप, या 20 वाली भी लगा सकते हैं 4 टिकट। इस प्रकार आपको टोटल कोर्ट फीस देनी है 80 रुपए। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित मामले जब आप कोर्ट में पेश करते हैं तो उस पर क्या है निर्धारित न्याय शुल्क है 80 रुपए, लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश में। दूसरे स्टेट में आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपके यहाँ कितनी कोर्ट फीस लगती है।
इसके बाद हम क्या है, इस याचिका के साथ क्या है, डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है, दो लिस्ट में दिए जाते हैं। पहला तो एक सूची होती है, दस्तावेज सूची आ, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं अभी, और जो डॉक्यूमेंट ऐसा है कि बाद में मिल सकते हैं, फिलहाल में आपके पास नहीं है, तो आप एक सूची और देते हैं, सूची बा, वो हम नीचे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आपको देना पड़ता है शपथ पत्र। याचिका पेश करेंगे आप 2 प्रतियों में, और इसके साथ देना पड़ेगा आपको शपथ पत्र अर्थात एफिडेविट। फिर आप मांगते हैं लास्ट में रिलीफ अर्थात प्रेयर, कि भाई जो हमारा विवाह हुआ था 18/5/2018 को, उसे क्या है विच्छेदित घोषित किया जाकर तलाक की डिग्री दी जाए। तो पंच ही क्या है, पिंजरे से निकल जाएगा जैसे ही तलाक होगा। अब जैसे आप सिविल सूट का सत्यापन करते हैं, वैसे ही क्या है, ये भी एक प्रकार से सिविल सूट है। इसमें भी निर्णय और डिग्री दिए जाएंगे, तो इसका भी आपको सत्यापन करना पड़ेगा कि भाई सत्यापन क्या होता है, कि भाई जो याचिका हमने बनाई है इसका एक एक वर्ड मैंने पढ़ के देख लिया है और बिल्कुल सही है, और जो मेरा एडवोकेट है, विधिक सलाहकार है, उसकी राय से भी सही है। फिर आप करेंगे यहाँ पर साइन। फिर इस याचिका के साथ जो हमने तैयार की है, इसी के साथ आपको एक शपथ पत्र देना है। शपथ पत्र में आप इतना बताएंगे कि मैं फलाना व्यक्ति सुमित हूँ, मैंने क्या है धारा 13 की याचिका प्रस्तुत की है तलाक दिए जाने बाबत की, उसको मैंने पढ़कर समझ लिया है और बिल्कुल सही है उसमें हर एक बात, और मैं शपथ पत्र क्या है उसकी सत्यता के समर्थन में घोषित करता हूँ, अर्थात जो बातें याचिका में लिखी हैं वह सत्य हैं, यह मैं घोषणा करता हूँ। फिर इसका भी आपको सत्यापन करवाना है शपथ पत्र का, कि भाई शपथ पत्र में भी जो बातें लिखी हैं वह भी बिल्कुल सत्य हैं। फिर इसी के साथ आपको देना पड़ता है एक रजिस्टर्ड पता, किसका, जो केस लगा रहा है तलाक के लिए। जैसे यहाँ पे हम सुमित की साइड से लगा रहे हैं, तो हमको देना पड़ेगा याचक का रजिस्टर्ड पता, ना कि पत्नी का। जो केस लगा रहा है उसका रजिस्टर्ड पता आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आती है दस्तावेज सूची, अर्थात याचिका के साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, तो यही कहलाती है दस्तावेज सूची आ। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट हो गया विवाह का कार्ड, अर्थात वेडिंग कार्ड। कार्ड अंदर होता है, लेकिन वो होता कायम में लिफाफा में, एक एनवलप होता है बड़ा सा। तो दोनों ही पेश करने हैं आपको। जिस दिन शादी हुई थी डेट भी उसी दिन की लिखी होगी उस पर, तो डेट आपको उसी दिन की डालनी है जिस दिन का डॉक्यूमेंट है, या फिर जिस दिन कार्ड छपा था उस दिन की डेट भी आप डाल सकते हैं। अब आपको पेश करने हैं आधार कार्ड, यदि हो तो। यदि पत्नी का नहीं है तो सिर्फ पति अपना ही पेश कर सकता है, उसकी फोटोकॉपी आप पेश कर देंगे, क्योंकि उसकी आए दिन जरूरत पड़ती है आपको। तो कोर्ट आधार कार्ड का मिलान करके, जो सिविल रीडर रहेगा कोर्ट का, वो डॉक्यूमेंट को मिला के आपको ओरिजिनल वापस कर देगा। फिर शादी के फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे आपको। फोटोग्राफ्स कौन से, जिसमें आप क्या है माला डाल रहे हैं गले में, जयमाला जब होती है, वो फोटोग्राफ्स। फिर जो आपने पंचायत लगवाई थी, मैंने बताया था ऊपर आपको, जो पैराग्राफ 5th में हमने डिस्कस किया था या 6th में, कि पंचायत क्या लेटर पैड पर लिख कर दे देगी आपको कि हाँ भाई हमने सुलह करवाई थी, तो आपको वो भी चाहिए ओरिजिनल बिल्कुल। फिर आपने जो एग्रीमेंट लगवाया होगा तो वो एग्रीमेंट भी ले आइएगा कि भाई ये हमसे पैसे ले चुकी है, एक मुश्त भरण पोषण 3 लाख रुपए, अपनी शादी की जुगाड़ जमा रही है अब ये, तो वो एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको क्या है पेश करनी है। अब विवाह का आमंत्रण कार्ड, ये कौन सा हो गया, जो हमने 6th पैराग्राफ में देखा था, ये प्रूफ करने के लिए कि भाई ये शादी में गई थी उस दिन, जो डेट हमने मेंशन की है, अपनी बहन नेहा की शादी में गई थी पत्नी, तो उसका कार्ड हमारे यहाँ आया था। ये रहा प्रूफ कि उस दिन शादी में गई थी और तब से नहीं आई। तो मैं यही बोल रहा हूं कि हर एक चीज सोच समझ के लिखिएगा, हर एक डेट। तो हमको वो शादी का कार्ड भी यहाँ पर पेश करना है, ये प्रूफ करने के लिए कि भाई इसकी बहन की शादी में गई थी और फिर लौट के नहीं आई साल भर से। और लास्ट में क्या है, जो अपना एड चला रही थी शादी के लिए पत्नी विवाह का, कि मैं डाइवोर्सी हूं, अब मैं शादी करना चाहती हूँ, फ्री बैठी हूँ, तो भाई मेरी शादी कर लो कोई में से आके। तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है, ऐसा अपना ऐड दे रही है ये। इसकी आप क्या पेश करेंगे, स्वप्रमाणित प्रति, मतलब कि खुद की वेरीफाइड। आपने समाज के ग्रुप में देखा या आपके पास कोई ऐड आई, तो वो ऐड क्या है आप ही पेश करेंगे प्रिंट आउट निकलवा के। और यदि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश कर रहे हैं, तो पहले तो क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 65B का प्रमाण पत्र लगता था, सर्टिफिकेट, यदि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश कर रहे हैं तो। लेकिन नए कानून में क्या है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है, उसमें आप क्या है डायरेक्ट पेश कर सकते हैं। आपको सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आती है दस्तावेज सूची बा, मतलब जो और डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में मिलेंगे, तो आपको इसके लिए इतना लिखकर देना पड़ेगा कि ऐसे दस्तावेज जिन पर क्या है याचक को अपने पक्ष समर्थन का भरोसा है, आवश्यकता पड़ने पर एवं उपलब्ध रहने पर बाद में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जैसे भाई मैरिज सर्टिफिकेट पेश करना हूं आपको, अभी बना ही नहीं है, तो पहले बनवाओ
केस आपने पहले लगा दिया, अब फिर बनवाने जाओ उसको, फिर पेश करो। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है कि भाई अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन हम अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं क्योंकि हम दस्तावेज सूची बा दे रहे हैं। तो इसमें अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि भैया आवश्यकता पड़ने पर और उपलब्ध रहने पर हम वो डॉक्यूमेंट क्या है पेश कर सकेंगे, कोर्ट इसके लिए हमें मना नहीं करेगी। तो इस प्रकार सब तैयार करके ये जो सूची बनाई है, दस्तावेज सूची और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके पीछे आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे और पूरी एक फाइल बना के आप क्या है कोर्ट में केस पेश कर देंगे। फिर कोर्ट क्या है आपको तलवाना देने के लिए कहेगी। तलवाना क्या होता है कि सामने वाली अपोजिट पार्टी को आपको नोटिस निकलवाना है, तो इसके लिए आपको क्या है एक प्रोसेस शुल्क देना पड़ता है जो कि तलवाना होता है। तो आप तलवाना देंगे, फिर कोर्ट क्या है नोटिस निकालेगी, पत्नी के पास नोटिस जाएगा, वो कोर्ट में हाजिर होगी। फिर थोड़े दिन क्या है सुलह कार्रवाई चलेगी, कोर्ट समझाएगी दोनों को कि भैया मत लड़ो, याचिका वापस ले लो, साथ में अच्छे से रहो। नहीं मानते तो फिर कोर्ट क्या है गवाही लेगी, पहले लेगी पति की, उसके बाद पत्नी की। मतलब जिसने याचिका दायर की है उसकी गवाही पहले होगी, जैसे कि सिविल केस में होता है, पहले वादी की होती है, फिर क्या है प्रतिवादी की होती है, फिर गवाही होगी। और गवाही में जो बातें आपने इस याचिका में लिखी हैं वही बातें आपको सिद्ध करनी है। सामने वाला वकील ये पूरी ड्राफ्टिंग आपकी गलत साबित करने की कोशिश करेगा कि भाई 23 तारीख में कोई शादी नहीं थी, ये किसी शादी में नहीं गई, आपके पास ही रह रही है, आप झूठ बोल रहे हो, इसने शिकायतें की थी आपकी, दहेज प्रताड़ना के लिए परेशान करते हो आप तो इसे, ये तो अभी जाने को तैयार है। इस प्रकार का डिफेंस क्या है सामने वाला एडवोकेट लेगा। तो ये बात एक सब क्या है गलत साबित करनी है, आपको अपनी बात पे अड़ा रहना है। नहीं साहब यह कहना गलत है, यह कहना गलत है, यह कहना गलत है। तो इस याचिका को आप 2-3 बार पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए गवाही देना क्या है आसान हो जाएगा। इसीलिए इसको रट्टू तोते बन के पढ़ लें जैसे आप कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी गवाही होगी। आपको डेट याद नहीं है तो आप डेट नहीं बता पाओगे, कब क्या हुआ था। हमने हर एक चीज़ क्या है स्टोरी वाइज पॉइंट टू पॉइंट लिखी है। यदि आपको ये पॉइंट याद नहीं होंगे तो आपकी गवाही फेल हो जाएगी। और यदि आपकी गवाही सही होती है और आप ये बातें जो आपने याचिका में लिखी हैं ये सिद्ध कर देते हैं, तो कोर्ट आपको तलाक की डिक्री दे देगी कि हाँ भाई आज से तलाक घोषित किया जाता है और तुम दूसरा विवाह करने के लिए अब से स्वतंत्र हो, जिसे मेरी याद है जब चाहे चलिए आए। तो इस प्रकार तलाक का केस दायर किया जाता है, ऐसे ड्राफ्टिंग की जाती है